तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक टेंस की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें उन सारे बच्चों को हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिन बच्चों का टेंस बहुत ही कमज़ोर है। उन सभी बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस सीरीज़ के सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हैं तो मेरा ये वादा है कि लगभग 3 से 4 वीडियोस के दौरान आप बड़े आसानी से टेंस बनाना सीख जाएंगे। टेंस बनाने के सीखने के साथ साथ आपकी बहुत सारी बेसिक चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाएंगी, जो बेसिक चीज़ें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग विद के सर। मेरा नाम है कृष्णकांत रेकवार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक नया फॉर्मूला जो आप सभी के लिए टेंस सिखाने के लिए यूज़ करते हैं उसका नाम है TKS। टी का मतलब टेंस पहचानिए, 3 में से कोई एक, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कैसे पहचानते हैं इसकी पहचान हम आपको पहले बता चुके हैं। फिर आपकी बात आती है के मतलब काइंड, यानी प्रकार पहचानिए, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबके 4 बेटे हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कॉन्टीन्यूस। इन 4 में से किसी एक का चयन हमें करना होता है। और लास्टली होता है सेंटेंस। सेंटेंस होते हैं 6 टाइप के, सिंपल से लेके डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव तक, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं। आइए इन सब पर थोड़ी थोड़ी सी नज़र हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट किया है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारा TKS रूल कैसे फॉलो होता है और आपने अभी तक कितना समझा। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिया है, सेंटेंस है सोनाली ने मुझे बताया। अब सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है ये टेंस कौन सा है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि टेंस के एंड में यदि है आता है तो वो प्रेजेंट है, था आता है तो वह पास्ट है, और गा गी गे आता है तो वो फ्यूचर है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सोनाली ने मुझे बताया, इसके एंड में ना तो है, ना था, ना गा गे गे आया, तीनों में से कोई भी नहीं आए। तो फिर ये टेंस है कहाँ का? आंसर में लिखा हुआ है ये टेंस पास्ट का है। ये टेंस पास्ट का कैसे हो सकता है सर? तो बात आती है, कल आपको ध्यान रखना चाहिए जब हमने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिटी होती है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंस, यानी कि यदि किसी सेंटेंस के एंड में बड़ा आ, बड़ी ई, ए एडी या उ उनकी मात्रा आए तो वह पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, ए एडी या उ उनकी मात्रा पर खत्म हो जाए, उसके बाद ना तो था आए, ना है आए, ना गागी के आए, तो ऐसा सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट कहलाता है। परंतु इन्हीं आइडेंटिटीज़ के साथ यदि है आ जाए तो वह सेंटेंस सीधा प्रेजेंट परफेक्ट, था आ जाए तो पास्ट परफेक्ट, और गागी गे आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट का हो जाता है। यानी ये बात तो तय है कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की एक पहचान जो पहले से है, जिसका मतलब है चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके के साथ है, हूँ, है, या था, थी, थे, या गा गी गे आता है, तो भी वो सेंटेंस इन्हीं के परफेक्ट के कहलाते हैं। और यदि बड़ा आ, बड़ी ई, ए एडी या उन पर कोई सेंटेंस खत्म होते हैं तो भी इन्हीं के परफेक्ट के कहलाते हैं। परंतु जब इनके साथ है, हूँ, है, था, थी, थे या होगा, होगी, होगे नहीं आता है तो यही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के कहलाते हैं। जैसा कि नीचे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको कल भी इसे समझाया था। ठीक है दोस्तों, था ना सिंपल? जी हाँ, बहुत सिंपल था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोनाली ने मुझे बताया ये सेंटेंस बड़े आ की मात्रा पर ख़त्म हो रहा है, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का कहलाएगा। यानी सेंटेंस है, जो टेंस है वो पास्ट है, काइंड है उसका इंडेफिनिट, यानी किसी भी टेंस की, जैसे कि 4 बेटे होते हैं ना, उसमें से पहले बेटे का नाम है इंडेफिनिट, यानी ये पास्ट का इंडेफिनिट का है। अब बात आती है सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस होते हैं 6 टाइप के, मैंने आपको कल ही बताया था। ये चूँकि इसमें ना तो क्वेश्चन मार्क है, ना ही नहीं, यानी नॉट नहीं लगा है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो सिंपल सेंटेंस का है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है मुझे क्यों नहीं बताया होगा, मुझे उसने क्यों नहीं बताया होगा। अब आप देखिए इसमें लास्ट में क्या लिखा है, गा, यानी ये कहाँ का है? फ्यूचर का है। यानी टी टेंस कौन सा हुआ हमारा? फ्यूचर हुआ। काइंड कौन सा हुआ? काइंड होते हैं 4, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो काइंड कौन सा है? तो मुझे उसने क्यों नहीं बताया होगा, ये सेंटेंस
परफेक्ट का है, क्योंकि इसमें सेंटेंस में कहाँ पर एंड हो रहा है, ये बड़ा आ की मात्रा पर एंड हो रहा है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये बड़ा आ, बड़ी ई, ए एड़ी या उ ऊन, ये जो मात्राएं हैं ये किसके साथ आएंगी, गा के साथ आई कि या के साथ आई, ये है क्या, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जरूर देखेंगे। फिलहाल ये समझिए कि ये सेंटेंस कहाँ का है, फ्यूचर का है। फ्यूचर का कौन सा है, परफेक्ट है। और सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस मैंने आपको बताया ये है डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंटेरोगेटिव तो है, लेकिन कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन सा, तो इसमें वर्ड आया है क्यों। क्यों स्टार्ट होता है W से, मतलब होता है वाई, यानी ये कहलाएगा डबल इंटेरोगेटिव। और चूंकि इसमें लगा है नहीं, यानी हो जाएगा ये डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। था ना आसान, कितना आसान था। तो दोस्तों अब बात आती है, यदि हम TKS रूल्स को फॉलो करना सीख जाते हैं तो अब बात आती है सर हम बनाना कैसे सीखेंगे। तो देखिए, बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ध्यान में रखना होगा। टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है उसके चार्ट आप देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट के चार्ट को रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद पास्ट के चार्ट को रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद फ्यूचर के चार्ट को रिप्रेजेंट किया है। इन सभी चार्ट्स को आप यदि देखेंगे गौर से तो आपको हमने बताया है कि प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, किसी के भी चार्ट में आप देखेंगे तो किसी का भी इंडेफिनिट हो वो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी का भी कॉन्टीन्यूअस हो मेन वर्ब के साथ ING फॉर्म, किसी का भी परफेक्ट हो थर्ड फॉर्म, और किसी का भी परफेक्ट प्लस कॉन्टीन्यूअस हो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करता है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। अब बात आती है इन तीन टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो चार बेटे हैं ये हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बताया कि 4 बेटे हैं, यानी 3 बच्चों के 4 बच्चे हैं, यानी 12 बच्चे हैं, यानी 12 हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी है। जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि चौथी हेल्पिंग वर्ब फ्री मिल जाती है, यानी जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी वही इनके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी हेल्पिंग वर्ब होगी, बशर्ते उसमें क्या लगा होगा, बीन लगा होगा। जैसे कि आप प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट की हैज़ हैव होती है, इसमें क्या लगा दिया गया है, बीन लगा दिया गया है। पास्ट की हैड होती है, क्या लगा दिया गया है, बीन लगा दिया गया है। फ्यूचर की विल या शैल हैव होती है, क्या लगा दिया गया है, बीन लगा दिया गया। इस प्रकार बड़े सिंपल तरीके से हम इसकी हेल्पिंग वर्ब याद कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब याद होने के बाद जो आपका नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो ये आता है कि जो बड़ा आ, बड़ी ई, ए एड़ी या ऊन, ये जो आती हैं वो किसके साथ लग कर आती हैं, वो वर्ड क्या है, तो उस वर्ड को ही कहते हैं दोस्तों मेन वर्ब। आइए थोड़ा मेन वर्ब के बारे में जान लेते हैं। मेन वर्ब क्या होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेन वर्ब के बारे में हमने लिखा है, जब किसी वर्ड को हम बोलते हैं तो हमारे बोलते समय उस वर्ड के एंड में बड़ा ना का उच्चारण निकलता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, बोलना बढ़ाना है, देखना बढ़ाना है, समझना बढ़ाना है, पाना समझना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी शब्द हैं ये सभी क्या हैं, मेन वर्ब हैं, यानी मुख्य क्रिया हैं। पर मुख्य क्रिया होती कौन है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि मुख्य क्रिया होती है वो जिसे सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट करता है, सब्जेक्ट मतलब करता। किसी सेंटेंस में कोई ना कोई तो होता ही है जो मेन वर्ब यानी क्रिया को करता है। जैसे मैं कहूँ कि वह बहुत बोलता है, तो यहाँ पर वह बहुत बोलता है, वह बोलने वाला कौन हो गया, वह हो गया कोई लड़का, है ना। सेंटेंस को देख कर आप समझ पा रहे होंगे कि वह यहाँ पे क्या है, कोई लड़का है। वह बोलता है तो बोलना क्या हो गई, उसकी क्रिया हो गई। तो सब्जेक्ट जिस काम को करता है वही कहलाती है उसकी क्रिया। समझ पा रहे हैं आप। दुनिया में कोई भी शब्द बोलिए, अब बोलिए आप स्टूल, अब स्टूल में बड़ा ना आया क्या, जी नहीं, तो वो मेन वर्ब नहीं है। खाना, खाना जो बना बनाया रखा है वो खाना जो रखा है वो फूड कहलाता है, वो मेन वर्ब होगा क्या, नहीं। लेकिन खाने को खाना, ईट, वो क्या हो जाएगी, आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। तो मेन वर्ब कौन होती है, जिसे सब्जेक्ट करता है। अब बात आती है सर सब्जेक्ट क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर सारा टेंस डिपेंड करता है, सारा सेंटेंस डिपेंड करता है। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में काम करने वाले को कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह बहुत बोलता है, तो उस सेंटेंस में वह जो है वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट
सेंटेंस में काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, जिन्हें हिंदी में एक वचन और बहुवचन कर्ता कहते हैं, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर में कौन आते हैं? जिनकी काउंटिंग 1 है। जैसे मैंने कहा कि वह के लिए लड़का है तो ही लगाएंगे, वह बहुत बोलती है तो सी लगाएंगे। यदि नाम आ जाए, वह ना बोल के मैं बोलूँ राकेश बहुत बोलता है, या मैं बोल दूँ सोनाली बहुत बोलती है, या किसी का नाम आ जाए, है ना, तो नाम आ जाए तो नाम लिखना है, और यदि वह आता है और लड़का है उस सेंटेंस में तो ही लिखना है, लड़की है तो सी लिखना है। इट तब लगाते हैं जब हमें पता ही ना चले कि करने वाला कौन है। जैसे हमने कहा वर्षा हो रही है, तो वर्षा होना ही अपने आप में क्रिया है, रेन, पर कर रहा है कौन नहीं पता, तो लगाते हैं इट, है ना, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। फिलहाल इसको देखिए। तो कर्ता होते हैं 2 प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में होते हैं 4 नाम, ही सी इट नेम, और प्लूरल में भी होते हैं 4 नाम, आई वी यू दे। अब सर बात आती है कि वी का मतलब होता है हम, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं तो प्लूरल है। यू मतलब होता है तुम, इसमें तो एक लोग हैं। यहाँ पे दा लग गया है जो कि मिस्टेक हो गया है, THEY दे कर लेना, यहाँ पर दे का मतलब होता है वे, कई सारे लोग। अब बात आती है आई और यू की। आई का मतलब होता है मैं तो सिंगल हूँ। यू का मतलब होता है तुम, ये सिंगल है। इनको प्लूरल क्यों कहा गया? इनको प्लूरल इसलिए कहते हैं, मान लीजिए आप किसी ग्रुप में बैठे हैं और किसी ने आपको आवाज़ मारी, तो उसने कहा हेलो, तब आप बताइए कितने लोग मुड़कर देखेंगे? क्या किसी का उसने नाम पर्टिकुलर लिया? नहीं लिया ना। तो सारे बच्चे बोलेंगे मैं, सब लोगों के लिए रखेंगे ऊपर, किसको बुलाया? हमको, मैं। तो वो कई सारे मैं निकलते हैं, उसी संदर्भ में से रखा गया है आई को प्लूरल में, मैं, आई। तो फिर वो कहेगा नहीं तुम्हें, फिर भी नाम नहीं लिया उसने, है ना, तो फिर भी नाम नहीं लिया, तो वो सारे के सारे ग्रुप को क्या बोलेगा? यू। तो यहाँ पर यू भी प्लूरल के रूप में लिया जाता है। सब्जेक्ट मेन वर्ब को समझने के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है हेल्पिंग वर्ब को समझना। अब आपने देखा होगा जो प्रीवियस स्लाइड है, जो प्रीवियस स्लाइड्स आपने देखी होंगी, उसमें देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब 2-2 लिखी हुई है, कहीं कहीं 3-3 लिखी हुई हैं, जैसे कि डू या डज। इस स्लाइड में देखिए आप, डू या डज लिखने होने का मतलब ये होता है कि डू किसी के साथ लगेगी और डज किसी के साथ। जैसे कि हमारे पास 2 टाइप्स के सब्जेक्ट हैं, ही सी इट नेम हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और आई वी यू दे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो याद रखना है आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी इट नेम के साथ लगता है डज, और आई वी यू दे के साथ लगता है डू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? ही सी इट नेम के साथ लगता है इज, आई हो जाता है अलग और आई के साथ लगता है एम, और यू वी दे के साथ लगता है आर। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो जो सब्जेक्ट है 2 टाइप के वो 3 भागों में बट गए, है ना। आई जो है वो क्या है? एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। आगे जैसे जैसे हम ग्रामर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। फिलहाल ये समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव, जिसमें सिंगुलर के साथ चला जाता है हैज़, और आई वी यू यानी प्लूरल के साथ चला जाता है हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम वही है, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन लग जाता है। सेम पास्ट के साथ है, पास्ट में एक इंडेफिनिट में एक लौती सहायक क्रिया है डिड, तो वो ही सी इट नेम आई वी यू दे 8 के 8 सब्जेक्ट के साथ लगता है डिड। कॉन्टिन्यूअस में 5 सब्जेक्ट ही सी इट नेम और आई, इन 5 के साथ लगता है वॉज, बाकी सबके साथ लगता है वर, यानी यू वी दे प्लूरल के साथ लगता है वर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, एक लौती सहायक क्रिया है, एक लौती हेल्पिंग वर्ब है हैड, और हैड सब 8 के 8 कर्ताओं यानी सब्जेक्ट के साथ लगती है। ही सी इट नेम आई वी यू दे के साथ लगती है हैड, और यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गई है, प्रेजेंट लिख गया है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख लेना है आपको, प्लीज़ आप लोग नोट में सुधार लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही सी इट नेम के साथ हैड बीन और आई वी यू दे के साथ हैड बीन लगता है, क्योंकि एक लौती सहायक क्रिया है परफेक्ट के पास हैड, और बीन लगा देते हैं। फ्यूचर में इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक ही सहायक क्रिया रहती है, हेल्पिंग वर्ब रहती है विल या शैल। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको समझने वाली बात यह है
कि वो इंडेफिनेट हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। ही सी इट नेम यू दे इन 6 सब्जेक्ट के साथ लगता है विल और आई और वी के साथ लगाया जाता है शॉल, है ना। लेकिन आपने कई बार देखा होगा लोग बोलते हैं आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या जान से मार दूंगी, तो आई के साथ विल क्यों लगाते हैं? यहाँ तो शॉल लिखा है। तो इसके लिए कंडीशन होती है बच्चों। क्या होता है कि यदि सेंटेंस में धमकी यानी किसी को थ्रेट किया जा रहा हो, आश्चर्य यानी किसी को सरप्राइज किया जा रहा हो, वादा यानी किसी को प्रॉमिस किया जा रहा हो, या कोई व्यक्ति डिटर्मिनेशन दिखा रहा हो, निश्चय दिखा रहा हो कि मैं करके दिखाऊंगा ऐसा, तो ऐसे स्थानों पर, ऐसी जगह पर इनके यूज उल्टे होने लगते हैं। यानी आई और वी के साथ विल यूज होगा और ही सी इट नेम यू दे के साथ शॉल यूज होगा। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको आप दोस्तों इन सभी जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन सबको आपको क्या करना है, एक नोट में बना लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके बहुत काम आएंगी। इतना सब कुछ सीखने के बाद अब हम चलते हैं अपने गोल्डन रूल्स की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गोल्डन रूल्स जो हमारे हैं वो हमें टेंस बनाने का सही तरीका हमें प्रोवाइड कराते हैं। गोल्डन रूल्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब। सब्जेक्ट कौन? ही सी इट नेम आई वी यू दे। और मेन वर्ब कौन? जो ये करते हैं। मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बोलना क्या हो गई? मेरी मेन वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब कभी अलग नहीं होते। यहाँ पर फिर गलत लिख गया है, यहाँ मेन वर्ब ना लिखकर बोलना है हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कभी अलग नहीं होते। आज बहुत सारी मिस्टेक हो गई ना, आशा करूँगा अगले वीडियो से नहीं होगी, है ना। तो क्या होता है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कभी अलग नहीं रखे जाते। यानी सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब होगी, या हेल्पिंग वर्ब पहले है तो सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर होगा। ये दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस हो, चाहे वो नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो या डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, किसी भी नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट ऑलवेज तीसरे नंबर पर रहेगा। यानी पहले दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब होगी, तीसरे नंबर पर आपकी क्या होगी? नॉट होगी ही होगी। ठीक है। तीसरा रूल जो हमारा बताता है वो बताता है कि प्रेजेंट हो या पास्ट हो, इन दोनों के इंडेफिनिट टेंस के डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं और यदि इनमें डबल इंटरोगेटिव वर्ड हु आता है तो याद रखना, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा। फिलहाल ये समझिए कि प्रेजेंट पास्ट के इंडेफिनिट के डबल इंटरोगेटिव में आपको क्या करना है? हु के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना है। ठीक है, सीधा मेन वर्ब में एस या ई एस या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर उन्हें बताना है कि वो प्रेजेंट के हैं या पास्ट के हैं। कैसे बताएंगे आगे धीरे धीरे समझ में आपको आ जाएगा। चौथा रूल आपको लिखना है, प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट ये रूल्स हमारे फॉलो नहीं करते। यानी जो हमने पहला दूसरा तीसरा रूल्स बताया ना, ये हमारे रूल्स फॉलो नहीं करते। अब ये कैसे फॉलो नहीं करते भाई? ये रूल्स ये ऐसे फॉलो नहीं करते कि जैसे हमने बताया कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कभी अलग नहीं होते, तो ये भाई साहब क्या करते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब लेते ही नहीं हैं। ये कुछ अलग दुनिया में रहते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट और पास्ट। देखिए कैसे। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने 6 स्ट्रक्चर यानी कि सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ड्यूल इंटेरोगेटिव और ड्यूल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के बारे में बनाकर दिखाया है। होता क्या है नियम ये होता है कि किसी परिवार में सबसे पहले गिना जाता है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, उसके बाद होती है क्या? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इन महाशय ने यहाँ हेल्पिंग वर्ब ना लेकर क्या ले ली है? मेन वर्ब ले ली है, क्योंकि हमारे रूल्स फॉलो नहीं करते ना भैया। कौन कौन नहीं करते? प्रेजेंट और पास्ट दोनों। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इन्होंने ले ली मेन वर्ब। वो मेन वर्ब के साथ ले ली इन्होंने एस या ई एस। ठीक है, जबकि मेन वर्ब का कौन से फॉर्म लगना चाहिए था? फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया, कोई बात नहीं। फिर आता है ऑब्जेक्ट। जैसे ही नेगेटिव आता है सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस आता है, उसमें सारे रूल्स ये फॉलो कर लेते हैं और डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव तक रूल्स फॉलो करते ही चलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट के बाद डू या डज हेल्पिंग वर्ब इन्होंने ले ली, तीसरे स्थान पर नॉट ले लिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली, फिर ऑब्जेक्ट ले लिया। इंटरोगेटिव में आप जानते हैं कि घर में इंटेरोगेशन यानी प्रश्न कौन पूछता है? पत्नी पूछती है। और सब्जेक्ट
कौन है, पति है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन है, पत्नी है। और मैंने आपको बताया कि इन दोनों की शादी है, तो कभी ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, दूसरे नंबर पे चला जाएगा, क्योंकि इनका साथ नहीं छूटेगा ना। तो हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर पे, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आप देख पा रहे होंगे इन सभी सेंटेंसेस में केवल छोटी सी एक मैथमेटिक कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करी है, आप देख पा रहे होंगे, है ना, था ना जी। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या है, केवल नॉट लग जाना है, और नॉट कौन से स्थान पर लगता है, तीसरे स्थान पर, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। डबल इंटेरोगेटिव में क्या है, WH वर्ड लग जाता है, WH वर्ड बस लग जाता है, बाकी पूरा इंटेरोगेटिव देखो आप, WH वर्ड लगा है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क है। और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सारी चीज़ें वही हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद तीसरे नंबर पर कौन आ गया, नॉट आ गया, WH वर्ड पहले नंबर पर आ जाता है। इस प्रकार आप प्रेजेंट के 6 स्ट्रक्चर सीख सकते हैं। पास्ट के स्ट्रक्चर में आए तो प्रेजेंट और पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पास्ट के स्ट्रक्चर को आकर देखिए। पास्ट के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए थी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इन महाशय ने भी प्रेजेंट की तरह ही गलती की और ये हेल्पिंग वर्ब ना लेकर क्या ले लेते हैं, मेन वर्ब लेते हैं। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म लेते हैं। यानी पूरे टेंस में केवल सेकंड फॉर्म का एक ही जगह यूज होगा, वो है पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल। फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे ही नेगेटिव आता है महाशय अपने रूल्स फॉलो करने लगते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तीसरे स्थान पे नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में फिर वही, पत्नी प्रश्न पूछेगी यानी पत्नी आगे, पति पीछे, यानी डिड पहले, सब्जेक्ट बाद में, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में तीसरे नंबर पे नॉट, डबल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड, फिर आपका फिर से डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की, क्योंकि डबल है लेकिन है तो सारा इंटेरोगेटिव ही। और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आप देख ही पा रहे होंगे कि WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार आप प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट सभी सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। ठीक है, यदि आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि मुझे समझ में आ गया तो ठीक, वरना हम कल की स्लाइड में सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को बना करके आपको दे देंगे। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब बात आती है, सर हमें सारी चीज़ें हेल्पिंग वर्ब भी पता चल गई, मेन वर्ब भी पता चल गई, अब हम बनाएंगे कैसे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाए। अब आप देखिए यहाँ पे कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के साथ एस या ES फिर ऑब्जेक्ट है। अब बात आती है मेन वर्ब के साथ या तो एस लगाएं कि ES कैसे लगाएं, इसका पता कैसे करें कि कहाँ एस लगाना है कहाँ ES। तो देखिए आप हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हमने लिख रखा है वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल के लिए। क्या रूल्स हैं भाई, ये रूल्स ये हैं कि सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचनकर्ता जो होते हैं ही, सी, इट, नेम, इन सभी के साथ ही केवल आपको एस या ES लगाना है। केवल 4 सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम, इनके साथ ही आपको केवल एस या ES का यूज़ करना है। प्लूरल आई, वी, यू, दे आए तो आपको एस या ES नहीं लगाना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इतना आपको याद रखना है। अब बात आती है, मान लीजिए ही, सी, इट, नेम आ गए, अब कैसे लगाएं एस या ES। तो देखिए यदि मेन वर्ब का एंड लेटर O, X, SH, CH, डबल S, यदि मेन वर्ब कौन, जो सब्जेक्ट करता है, उसका एंड लेटर O, X, SH, CH, डबल S आ जाए तो आपको मेन वर्ब के साथ क्या लगाना है, ES लगाना है। ठीक है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया हुआ है। गो में एंड लेटर क्या है, O, तो आप क्या लगाएंगे, ES। टेक्स में एंड लेटर क्या है, X, तो टेक्सेस। वॉच का वॉचेस, पास का पासेस, वॉश का वॉशेस और टीच का टीचेस। इस प्रकार से बनाया जाएगा। लेकिन कब, जब आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कर्ता होगा एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर। प्लूरल होने पर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का गो ही रखेंगे। मैं जाता हूँ, आई गो, है ना, था ना इजी, कितना इजी था। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर लिखा हुआ है यदि मेन वर्ब का अंतिम लेटर, अभी क्या था, O, X, SH, CH, डबल S था, यदि मेन वर्ब का अंतिम लेटर Y हो, और ये सब किसके लिए है, सिंगुलर के लिए है। प्लूरल के साथ कुछ नहीं करना, कोई रूल फॉलो नहीं होता है ना, याद रखना। प्लूरल के साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। हाँ, तो सिंगुलर के साथ आपको क्या करना है, यदि मेन वर्ब का अंतिम लेटर Y हो तो आप इस स्लाइड में देखिए,
तो आपको देखना है, पहले नोट करना है कि वाई के पहले कौन सा लेटर है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। अब वोवेल तो जानते हैं आप, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट कौन होते हैं, इन सभी को छोड़कर 26 लेटर होते हैं ना अपने अल्फ़ाबेट्स, उन सारे अल्फ़ाबेट्स में केवल 5 वोवेल्स को छोड़ दीजिए तो सभी के सभी 21 क्या हैं, आपके कॉन्सोनेंट हैं। तो यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट आता है तो आपको वाई को आई में बदलना है, फिर ई एस लगाना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ट्राई, ट्राई में वाई के पहले क्या है, आर, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को बदला आई में, फिर लगाया ई एस। स्टडी, स्टडीज़, कैरी, कैरीज, फ्राई, फ्राइज, ईटीसी। और ये सब कब करना है, जब आपका जो सब्जेक्ट हो ना वो क्या हो, सिंगुलर नंबर हो। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। यदि मान लीजिए वाई के पहले कॉन्सोनेंट ना आए, वोवेल आ जाए, तो देखिए आप इस स्लाइड में देखिए, यदि वाई के पहले कोई वोवेल आता है तो सीधे एस का यूज़ करना है हमें। जैसे प्ले का प्लेज, डिले का डिलेज, बाय का बाइस, डिके का डिकेज। था ना इजी, कितना इजी था। तो देखिए दोस्तों, आज के हमने स्लाइड में ये जाना कि कैसे हम बेसिक रूल्स को फॉलो करके टेंस बनाने सीख सकते हैं। आज के टेंस में आपने ये भी जाना कि आप टीकेएस का रूल्स करके कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। रूल्स वही है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आपको हमने बता दी है कि हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। उसके बाद आती है मेन वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगना है आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट। जो रूल्स फॉलो नहीं करते उनके स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए हैं। आपको करना क्या है, अच्छे से नोट्स क्रिएट करने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको घर पर सारे सेंटेंस के फॉर्मेशन रेडी करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपको ये फॉर्मेशन बनाना आया कि नहीं। यदि नहीं आया तो हम आपको कल की स्लाइड में सारे के सारे सेंटेंस के फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करेंगे और कल के सेंटेंस में आपसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे और आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिखाना स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप सेंटेंस को फॉर्मेशन में रखते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं कृष्णकांत रैकवार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से अभिनंदन करने के लिए तैयार हूँ।